हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का ये पोर्शन है जिसमें हम फ्रॉग को पढ़ेंगे, मेढक की बाह्य आकार की पढ़ेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ में इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे, किस तरह से अपनी संख्या में वृद्धि करता है, जनन कैसे करता है और इसका बाह्य आकार, सारी चीजें जानेंगे हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। मेरे साथ बने रहिएगा। शॉर्ट में समझाने की ट्राई करूंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेढक वह प्राणी है, इसका जो नाम है हम पढ़ते हैं राना टिग्रिना, जो सबसे कॉमन आपके स्पीसीज इंडिया में मिलती है। राना जहां पे वंश का नाम है, टिग्रिना जाति का नाम है। ऐसा प्राणी है जो मीठे जल और धरती दोनों पर निवास करता है, इसीलिए हम इसे एम्फीबिया भी कहते हैं, क्योंकि दोनों स्थानों पर निवास करता है, यानी कि जल और थल दोनों स्थानों पर रहता है, इसीलिए इसे हम एम्फीबिया या फिर उभयचर भी कहते हैं। ऐसे जीव जो जल और थल दोनों पे कुछ समय बिताते हैं, ये एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। भारत में पाई जाने वाली मेढक की सामान्य जाति राना टिग्रिना है। ठीक है, ये मेढक का बाह्य चित्र आप देख सकते हो। और मेढक आपने सभी ने देखा है, बरसात के टाइम पे देखा होगा अपने घरों में, जब आप बचपन में खेलते होंगे तब आप इससे बहुत खेले होंगे। पहले इसका डिसेक्शन होता था, लेकिन बायो एथिक्स के तहत डिसेक्शन करना बंद कर दिया है। बायोलॉजी में आप डिसेक्शन नहीं पढ़ते होंगे, चाहे बीएससी में भी हो। आपको आउटर स्ट्रक्चर दिखा दी जाती है, स्केलेटल सिस्टम है, लेकिन किसी जीव को मारने का जो डिसेक्ट करते थे पहले, काट के चीर फाड़, वो बंद कर दिया है, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है, बायो एथिक्स के नियमों के खिलाफ है। जैव नैतिकता में ये समझाया जाता है कि हर किसी जीव की क्या होती है, लाइफ होती है, हमें उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता है, तो ये कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड हैं, कोल्ड ब्लड एनिमल हैं। हम कैसे हैं? मनुष्य और स्तनधारी कैसे होते हैं? वो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। कोल्ड ब्लड कहने का मतलब है इनका तापमान वातावरण के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर वातावरण के अकॉर्डिंग चेंज होता है, अगर बाहर ठंड है तो इनका शरीर का तापमान ठंडा हो जाएगा, खुद ठंडे पड़ जाएंगे। अगर बाहर का वातावरण गर्म है तो ये गर्म हो जाएंगे। अब देखिए, हम वार्म ब्लडेड हैं, हम वातावरण के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जून का टाइम है, अभी गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि 49 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। हमारे शरीर का तापमान स्थिर है 98.6 फारेनहाइट, तो उतना ही रहता है। वातावरण हाइपोथैलेमस इसे कंट्रोल करके रखता है, वातावरण के अकॉर्डिंग हमारा चेंज नहीं होता है। फिर हमारा एडजस्टमेंट है, हम कैसे करते हैं? गर्मी में हम पसीने के द्वारा एडजस्टमेंट करते हैं अपने शरीर की बॉडी का टेम्परेचर। सर्दियों में हम कपकपी आती है, जिससे हमारे ऊर्जा निकलती है और हमारे शरीर का तापमान कैसा रहता है? स्थिर बना रहता है। तो शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या फिर अनियत तापी कहते हैं। मेढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने देखा होगा, तो ये मिमिक्री भी दिखाते हैं। मिमिक्री किसे कहते हैं? यानी कि कोई भी जीव परभक्षी से बचने के लिए अपने बैकग्राउंड जैसी इमेज एज इट इज कर लेता है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ पे है, तो उसकी पत्ती का रंग एज इट इज इसने कर लिया, जिससे परभक्षी इसे देख नहीं पाए, तो इसे हम बोलते हैं अनुहरण या फिर मिमिक्री। छद्मावरण भी इसे कहते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि मैडम शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में नहीं दिखते हैं, वो केवल बरसात के टाइम आते हैं। इस अंतराल में ये अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को शीत निष्क्रियता, जैसे हम इंग्लिश में हाइबरनेशन कहते हैं, और ग्रीष्म निष्क्रियता, जिसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो नाम और टर्म दोनों पता होनी चाहिए। कई बार एस्टिवेशन डायरेक्ट हिंदी में भी ऐसे पूछ लिया जाता है, एस्टिवेशन, तो आपको पता होना चाहिए। एस्टिवेशन यानी कि गर्मी के टाइम पे ये अपने बॉडी का बीएमआर कैसा कर लेता है? डाउन कर लेता है, बिल्कुल कम कर लेता है। ठीक है, अगर शून्य हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी इसकी, लेकिन ये बहुत कम कर लेता है। जैसे पांडा देखे होंगे आपने, ध्रुवीय भालू देखे होंगे, सॉरी पांडा नहीं, ध्रुवीय भालू, जो क्या करते हैं सर्दियों के टाइम पे वो बीएमआर को बहुत स्लो कर लेते हैं। ठीक है, और जब बाहर निकलते हैं तो उनका बॉडी का जो फैट है वो बहुत कम हो जाता है, उनका वजन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इतने टाइम तक वो फैट का ऑक्सीडेशन करके ही जल की पूर्ति कर रहे थे। तो बच्चों, एस्टिवेशन क्या है? ग्रीष्म निष्क्रियता। और हाइबरनेशन क्या है? शीत निष्क्रियता कहलाती है। जैसे आपने छिपकलियां देखी होंगी, एक ही स्थान पे बैठी रहती हैं एज इट इज। चलिए हम देख लेते हैं बाह्य आकार की।
क्या आपने कभी मेढक की त्वचा को छुआ है? मेढक की जो त्वचा होती है वो म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी और फिसली वाली होती है और त्वचा से भी ये श्वसन करता है। ये बहुत अहम चीज है, ये त्वचा से उत्सर्जन भी कर सकता है और श्वसन भी कर सकता है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। मेढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है। मेढक कभी पानी नहीं पीता है बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। बहुत अच्छी लाइन है ये। देखिए, कभी भी पानी नहीं पीता है, आपने मेढक को पानी पीते हुए नहीं देखा होगा। इसकी त्वचा है, उसमें कैपेसिटी होती है नमी को अवशोषित करने की, इसीलिए ये आर्द्र होने की वजह से ही ये श्वसन कर पाती है। मेढक का शरीर सिर और धड़ में विभाजित होता है। पूंछ और गर्दन यहाँ पे एब्सेंट होती है। अब देखिए, ये जो आप डायग्राम देखिए पहले, आंतरिक संरचना जो पूर्ण आहार तंत्र दिखाती है, ये इसका हार्ट है, ये पित्ताशय है, ये ग्रेसिका है, ये यकृत है, ये लंग्स हैं इसके, फिर ये वसावाड़ी है, ये वृक्क है, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय, अवस्कर, अवस्कर द्वार, एनएस जिसे हम बोलते हैं, मलाशय, और ये आपकी आंत है और ये ऊपर अमाशय है। ठीक है, चलिए, मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार खुलते हैं जैसे हम में होता है। आंखें बाहर की ओर निकली होती हैं और निमेषक पटल से ढकी होती हैं। आपने सभी ने देखा होगा मेढक, और इस चीज को पढ़ते हुए आप अपने माइंड में इसका डायग्राम सोच सकते हैं ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। आंख के दोनों ओर टिम्पेनम या फिर कर्ण सतह उपस्थित होती है जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करती है। ये भी ध्यान रखना है, कर्ण सतह उपस्थित होती है जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करती है। अग्र और पश्चपाद चलने, फिरने, टहलने, गड्ढा बनाने का काम करते हैं। अग्रपाद में कितनी उंगलियां होती हैं? 4 उंगलियां होती हैं, जबकि पश्चपाद में 5 उंगलियां पाई जाती हैं। आगे के पैर और पीछे वाले पैर दोनों ही चलने, फिरने, टहलने, गड्ढा बनाने का काम करते हैं। और गड्ढा क्यों बनाते हैं? जब देखिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो या फिर बहुत कम टेम्परेचर हो, उस टाइम पे ये गड्ढा बना के शीत निष्क्रियता या फिर ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं बच्चों। पश्चपाद की झिल्ली युक्त उंगली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए इसकी उंगलियां कैसे होती हैं, जैसा कि आप देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए ये जो उंगलियां हैं यहाँ पे ये जाल नुमा संरचना होती है। इसी जाल की वजह से ये, जैसे आपने डक्स के देखे होंगे, बतख के, तो उनकी ये जो पश्च पैर होते हैं वहां पे जाल नुमा आकृति होती है जो उन्हें तैरने में सहायता प्रदान करती है। मेढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। नर मेढक में आवाज उत्पन्न करने के लिए वोकल सेक्स के साथ साथ अग्रपाद की पहली उंगली में मैथुनांग भी होते हैं। ये अंग मादा मेढक में नहीं मिलते हैं। तो देखिए, आगे वाले जो पैर होते हैं उसकी पहली उंगली में मैथुन अंग भी पाए जाते हैं। ये जो है इसकी पहली उंगली में यहाँ पे मैथुन अंग पाए जाते हैं, और इसके ये अंग जो है वो मादा मेढक में नहीं मिलते हैं। और ये टर टर जो करते हैं, ये क्या करते हैं? मादा मेढक को रिप्रोडक्शन के लिए या फिर निषेचन के लिए आकर्षित करने की ट्राई करते हैं। अब हम आंतरिक आकार की देखते हैं। ये आंतरिक आकार की है जो पूर्ण आहार नाल संरचना देखी हुई है हमने। मेढक की देह गुहा में पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र, जनन तंत्र पूरी तरह से परिवर्धित संरचना और कार्ययुक्त होते हैं। मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल और आहार ग्रंथि का बना होता है। मेढक कैसा होता है? मांसाहारी होता है, कार्निवोरस होता है। ये भी ध्यान रखना है आपको, मांसाहारी होता है। तो इसकी आहार नाल लंबाई में छोटी होती है। इसका मुख गुहा में खुलता है जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है। ये हमें भी सेम ही मिलता है। अभी तक यहाँ तक हमारा सेम ही चल रहा है अभी तक। ग्रसिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है। अमाशय आगे चलकर आंत, मलाशय और अंत में अवस्कर द्वारा बाहर निकलता है। इसका मुंह मुख गुहा द्वारा ग्रसनी में खुलता है जो ग्रसिका तक जाती है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये ग्रसिका है जो आगे चल के अमाशय बना रही है, और यही अमाशय बाद में आंत के रूप में हो जाएगा, फिर ये मलाशय बन जाएगा और यहीं से आपके अवस्कर द्वार निकल जाता है। ठीक है, ये मूत्र वाहिनियां हैं, ये आपकी किडनी है, ये फेफड़े हैं ऊपर। तो एक संरचना आप देख सकते हो जिससे आपको संरचना समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसका जो यकृत है, वापस से संरचना बता रहा हूं, आहार नाल लंबाई में छोटी होती है। इसका मुख गुहा में खुलता है जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है।
ग्रसिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है, जैसा कि हमने देखा। अमाशय आगे चलकर आंत, मलाशय और अंत में अवस्कड़ द्वारा बाहर खुलता है। तो ये यहाँ बताने की ट्राई की गई है। देखिए ग्रसिका है, मुख्य गुहिका ग्रसिका में खुलती है, ग्रसिका आगे बढ़ती है और अमाशय में पहुंचती है, अमाशय से फिर आगे बढ़ते हुए ये आरनाल आंत बनाती है और फिर क्या बनाती है, मलाशय बनाती है, फिर अवस्कर बनाती है और अवस्कर द्वारा बाहर खुल जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यकृत पित्त रस स्रावित करता है। यकृत क्या करता है बच्चों, पित्त रस स्रावित करता है जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अग्नाशय जो एक पाचक ग्रंथि है, अग्नाशय से रस स्रावित करता है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। मेढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। इसके भोजन का पाचन अमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित HCl अम्ल और पाचक रसों द्वारा होता है। हमारे अमाशय में भी HCl अम्ल स्रावित होता रहता है। अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है। अभी तक जो भोजन पड़ा हुआ था अमाशय में वो क्या कहलाता है, कायम कहलाता है, जो अमाशय से ग्रहणी में जाता है, ड्यूडेनम में पहुंच जाता है अमाशय से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अग्नाशय रस अग्नाशय में सीक्रेट होगा और पित्ताशय रस पित्त जो आपकी ग्रंथि होती है यहाँ पर पित्ताशय में एकत्रित रहता है। तो अमाशय में जो भोजन होता है उसे हम कायम कहते हैं और हम में मनुष्य में भी जो भोजन होता है वो अब तक कायम कहलाता है, अर्धपाचित होता है। अब ये पहुंच जाता है अमाशय से ग्रहणी में, जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, ग्रहणी में पहुंच जाता है। ठीक है, अब ग्रहणी में क्या होता है, ग्रहणी पित्ताशय से पित्त लेती है और अग्नाशय से अग्नाशयी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। यानी कि इसके पास में दोनों रस आ जाते हैं मूल पित्त वाहिनी द्वारा। जैसे मान लीजिए ये मूल पित्त वाहिनी है और इसे रस पहुंचा रही है, तो अग्नाशयी रस मिल जाएंगे यहाँ पे और पित्त रस भी यहाँ पे मिल जाते हैं इसमें। पित्त रस जो होता है वो वसा और अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, पित्त रस वसा का अपचयन करेगा और अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ देगा। ठीक है, अब इनको तोड़ के ये बहुलक है, जैसे प्रोटीन को तोड़ दिया तो आपके क्या मिल जाएंगे, पेप्टाइड श्रृंखलाएं मिल जाएंगी। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएंगी। वसा को तोड़ दिया तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिल जाएंगे। तो आपको बहुलक से एकलक इकाइयां प्राप्त होने लग जाएंगी। ठीक है, अपचित पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है और आंत में ही आपके भोजन का अवशोषण होता है। जैसे मनुष्य में हम देखें, हमारे पाचन में सबसे ज्यादा 70 से 80% जो भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। तो अगर आपकी आंत में क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो आप अवशोषण नहीं कर पाएंगे अच्छे से और आपको लूज मोशन भी हो जाते हैं। ठीक है, अब बड़ी आंत क्या करती है, वो खाने का संग्रह करती है, केवल खाने का संग्रह पैक करके, मतलब एक तरह से स्टोरेज है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कोई दिक्कत होगी तो आपके स्टोर नहीं हो पाएगा और बहुत जल्दी से निकल जाएगा। जैसे लूज मोशन में आप देखते हैं छोटी आंत में अवशोषण होता है, अगर छोटी आंत में इन्फेक्शन हो जाए तो आपके अवशोषण अच्छे से नहीं होगा, आप पोषक तत्वों को ले नहीं पाएंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। देखिए पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्मांकुरों द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब सूक्ष्मांकुर आ जाते हैं तो वहां पे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, माइक्रोविलाई बोलते हैं इन्हें इंग्लिश में, माइक्रोविलाई। ये क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं बच्चों। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया तो आपके ज्यादा से ज्यादा अवशोषण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अपचित भोजन अवस्कड़ द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये इतना समझ में आ गया होगा। बेसिक पाचन विधि जो हम में होती है उसी तरह से यहाँ पे भी हो रही है। मेढक जल और थल दोनों स्थानों पर दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है, इसे त्वचीय श्वसन भी कहते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। विस्तरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुखगुहा और फेफड़े, तीन तरह से ये श्वसन कर सकता है। त्वचा के माध्यम से कर सकता है, मुखगुहा के माध्यम से श्वसन कर सकता है और फेफड़े भी इसमें पाए जाते हैं। तो तीन माध्यम होते हैं इसमें श्वसन के। फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो देह गुहा के बच्चे भाग में पाई जाती हैं। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा फेफड़ों में पहुंचती है।
ग्रीष्म निष्क्रियता या शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक त्वचा से श्वसन करते हैं। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि जब वो हाइबरनेट या फिर एस्टिवेशन कर रहे हो तो उस टाइम वो श्वसन कहाँ से करेंगे, तो वो त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं बच्चों। चलिए इससे मिटा देते हैं। इतना आपको पता चल गया, आप इसे लिखते चलना। 3 तरह से श्वसन हो सकता है मेढक में। एक होता है त्वचीय श्वसन, ठीक है। एक होता है फुफ्फुसीय श्वसन लंग्स के माध्यम से, और एक होता है मुख गुह्यीय श्वसन, ठीक है। ओके। मेढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का होता है। इसमें लस का परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय में मिक्स हो जाते हैं। जैसे हम में कैसे रहते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हमारा लेफ्ट हार्ट होता है जो, वो प्योर ऑक्सीजन वाला होता है, जिसमें प्योर ऑक्सीजन पाई जाएगी। और राइट जो हार्ट होता है हमारा, वो कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड वाला होता है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स हो जाता है इसमें, दोनों ही रक्त हृदय मिक्स हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय रक्त वाहिकों और रुधिर से मिलकर बना होता है। लसका तंत्र लसका वाहिनियां नलिकाएं और ग्रंथियों का बना होता है। हार्ट एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है। हम में कितना होता है, 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। जबकि यहाँ पे कैसा है, त्रिकोष्ठीय है, जिसमें 2 आलिंद होंगे और 1 निलय होगा, ठीक है। ये देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। नीचे चलते हैं अब। हृदय एक पतली पारदर्शी झिल्ली, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, द्वारा ढका रहता है। एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसे साइनस वेनोसस कहते हैं, हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा रहता है और महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। हृदय की अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना धमनी शंकु होता है, जिसमें निलय खुलता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। इसे धमनी तंत्र कहते हैं। सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचाती हैं। तो सिराएं और धमनी का काम यहाँ पे पता चल गया। धमनी दिल से लेके जाएगी, दिल से लेकर जाती है रक्त को, और सिरा जो है इसके अपोजिट दिल तक लेकर आती है, ठीक है। दिल कह रहा हूं आपसे, जिससे आपको ध्यान रहे। बाकी हार्ट, हृदय, ठीक है। ओके, जैसे हम में होता है उसी तरह से चल रहा भी है। और मेढक में विशेष संयोजी सिराएं यकृत और आंतों के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती हैं। इसे हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम या फिर यकृत निवायिका तंत्र भी कहते हैं। रक्त प्लाज्मा, जैसे हम में रक्त का मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है आपको। प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त कणिकाओं में आपके आरबीसी आ जाती है, डब्ल्यूबीसी आ जाती है और प्लेटलेट्स आ जाती है। तीनों के काम मैंने बता दिए थे। आरबीसी का काम श्वसन का होता है, यानी कि आपके अंगों तक ऑक्सीजन CO2 का आदान प्रदान करना। डब्ल्यूबीसी का काम आपके प्रतिरक्षा तंत्र का होता है, और प्लेटलेट्स का काम आपके रक्त स्कंदन में होता है, ठीक है बच्चों। ओके। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। डब्ल्यूबीसी में एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से उनका रंग सफेद होता है। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लसिका रुधिर से भिन्न होती हैं क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन और लाल रुधिर कणिकाएं एब्सेंट होती हैं। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषक गैसों और जल को नियत स्थान तक लेके जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। यानी कि जो सर्कुलेशन हो रहा है, आपको हार्ट जो धड़क रहा है बार बार, उसकी वजह से होता है। जैसे ही संकुचित होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका हार्ट है, जैसे हमारे हार्ट की बात करें, ये तो मैंने इमोजी टैब बना दिया। जैसे अपने हार्ट की बात करें तो हमें पता है ये आपके क्या है, ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है, ये वाला, ठीक है। अब ये क्या करेगा, संकुचित होगा तो पहले इतना आकार है, अब इतना रह जाएगा इसका। अब संकुचित होगा तो ब्लड वाहिकाओं में तेज गति से आगे की तरफ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कपाट होते हैं,
यहाँ पे कपाट होते हैं, फिर आगे नलियों में भी कपाट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आपने परिसंचरण तंत्र पढ़ा हुआ है, बाकी सेम ही चलता है इसमें। ठीक है, रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। नाइट्रोजन अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। उत्सर्जी अंग में मुख्य रूप से एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। मूत्र वाहिनी, अवस्कर द्वार तथा मूत्राशय होते हैं। ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं। देहगुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों यानी कि वृक्काणुओं का बना होता है, यानी कि नेफ्रॉन का बना होता है। नर मेढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्र जनन नलिका के रूप में बाहर निकलती है। इसका डायग्राम दे रखा है, जनन तंत्र का दे रखा है। ठीक है, बाहर निकलती है। मूत्र वाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है। मादा मेढक में मूत्र वाहिनी और अंडवाहिनी अवस्कर द्वार से अलग अलग खुलते हैं। मादा मेढक में दोनों अलग अलग खुलते हैं। ये पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है, जो कि अवस्कर में खुलता है। मेढक देखिए यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, इसीलिए यूरियोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं, जहां से अलग कर दिए जाते हैं और उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। देखिए यूरिया के उत्सर्जन के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, जबकि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए पानी वाले जो जीव होते हैं वो अमीनोटेलिक होते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे, बाकी उत्सर्जन आपने ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है, उसी तरह का ही, इसमें कुछ डिफरेंट तो है नहीं अभी तक। नियंत्रण और समन्वय तंत्र मेढक में पूर्ण विकसित होता है। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथि और तंत्र का तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है, जिन्हें हार्मोन कहते हैं, और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, यानी कि सीधे ही बिना किसी वाहिनियों या फिर रक्त वाहकों के ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं रक्त में। मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जैसे पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, अग्नाशय दीप, एड्रिनल ग्लैंड या फिर गोनेड ग्लैंड। तंत्र का ये सारे हमने पढ़े हुए हैं और सारी चीजें पढ़ी हुई हैं ग्रंथियों में, तो ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है इसमें। तंत्र का तंत्र मस्तिष्क और मेरु रज्जु, जैसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। परिधीय तंत्र का तंत्र, जिसमें कपाली और मेरु तंत्रिकाएं आती हैं। फिर आ जाता है आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसमें अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र का पाया जाता है। मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स के अंदर बंद रहता है। यह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क में ग्राण पालियां, जुड़वा युग्मित, प्रमस्तिष्क गोलार्ध और केवल एक डायनसेफलन होता है, जिसे हम अग्र मस्तिष्क पश्च भी कहते हैं। ठीक है, मध्य मस्तिष्क जो होता है एक जोड़ा दृग पालियों का बना होता है, एक जोड़ा दृग पालियों का बना होता है मध्य मस्तिष्क। आपके पश्च मस्तिष्क होता है वो अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। क्योंकि ये जो सिस्टम चल रहा है, आपने जो ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है, जो मनुष्य के अंदर चलता है, ठीक उसी तरह से चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संवेदी अंग, मेढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं। स्पर्श अंग है, स्वाद अंग है, गंध, नासिका उपकला, दृष्टि, श्रवण, जिसमें कर्ण, पटे और आंतरिक कर्ण आते हैं। इन सब में आंखें और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं, और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिराओं पर कोशिकाओं की गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, आंखें और आंतरिक जो कर्ण होते हैं, अब कर्ण का काम क्या होता है? बैलेंसिंग करना, ये सुव्यवस्थित होते हैं। बाकी बचे हुए जो होते हैं वो तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। मेढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होते हैं, ये साधारण नेत्र होते हैं। मेढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बाह्य कर्ण जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, केवल कर्ण पटे ही भाड़ से दिखाई देता है। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी काम करता है। ये तो हमें भी सेम वही काम करता है। सबसे प्रारंभिक जो काम है इसका प्राइमरी, वो क्या होता है? बैलेंसिंग। द्वितीय कार्य होता है सुनना। कई बच्चे समझ लेते हैं सुनना प्राथमिक कार्य है। मेढक में ये देखिए नर जनन तंत्र है, और इसके नीचे ही आपके मादा जनन तंत्र भी दे रखा है।
तो दोनों में समझने की ट्राई कीजिए। देखिए ये मूत्र वाहिनी है मादा जनन तंत्र में, ये आ रही है मूत्र जनन वाहिनी, और ये अवस्कर द्वार में जाके खुलती हैं अवस्कर में, और ये अवस्कर द्वार है और ये मूत्रा से आपके, ठीक है, जहाँ पे यूरिन आपके इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। फिर ये अंड वाहिनियां हैं, ये अंडाशय हैं, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जिनमें अंडे कैसे रहते हैं, परिपक्व होते हैं और स्टोर रहते हैं। ये कहाँ पे खुल रही हैं, अंड वाहिनियां आपके, ये भी अवस्कर में खुल रही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। देखिए अंडों को लेके जाने के लिए अलग है और यूरिन को लेके जाने के लिए नलियां अलग हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी नर जनन तंत्र में आएंगे, तो यहाँ पे भी देखिए वृषण है और मूत्र जनन वाहिनी एक ही है, शुक्राणु को लेके जाने के लिए कोई अलग से वाहिनियां यहाँ पे नहीं बनी हुई है। ये वृषण है और ये विडर नाल है, ये वृक है, ये अधिवृक ग्रंथि है, और ये मूत्र जनन वाहिनियां, ये मलाशय, ये मूत्राशय, और ये अवस्कर और ये अवस्कर द्वार, ठीक है। यहाँ पे कोई अलग से शुक्र वाहिनियां नहीं है, ये आपको दोनों में अंतर इतना ही समझना है। मेढक में मादा और नर जनन तंत्र अलग होते हैं, पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते हैं। एक मिनट, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं जो वृक्क के ऊपरी भाग में पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेसोरकियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। वृक्क के ऊपरी भाग में चिपके रहते हैं, ये वृक्क है, ऊपरी भाग में ये चिपक रहे हैं आपके वृषण, ठीक है, और ये मेसोरकियम नामक झिल्ली से चिपके रहते हैं। शुक्र वाहिकाएं संख्या में 10 से 12 होती हैं, जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर के वृक्क में धस जाती हैं। ये जो देख रहे हो ना, ये जो वाहिनियां देख रहे हो आप, ये आपके क्या हैं, विडरनाल हैं, और इन्हीं को आप क्या बोल रहे हैं, शुक्र वाहिकाएं। ये वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर के वृक्क में ही धस गई हैं, देखा है ना आपने, देखो इस तरह से धस रही हैं, ठीक है। वृक्क में ये विडरनाल में खुलती हैं, ठीक है, किस में खुलेंगी, विडरनाल में खुलती हैं, जो अंत में मूत्र वाहिनी में खुलता है। ये रही मूत्र वाहिनियां, तो यहाँ पे अलग से शुक्र वाहिनियां नहीं है। अब मूत्र वाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है, जैसे ये मिल जाएंगे तो ये जनन मूत्र वाहिनी कहलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, कॉमन है यूरिन के लिए और उसके लिए, ठीक है। जो वृक्क से बाहर आकर अवस्कर में खुलता है। अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष होता है जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूत्र और शुक्राणु को बाहर भेजने का कार्य करता है। देखिए यहाँ तक ये मूत्र वाहिनी नहीं कहलाएगी, जनन मूत्र वाहिनी कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे अपनी ओर की जो शुक्र वाहिनियां ये वृक्क में धस जाती हैं और लास्ट में किस में खुलती हैं, विडरनाल में खुलेंगी पहले, फिर विडरनाल से होते हुए ये मूत्र वाहिनियों में खुलती हैं, और अब ये कॉमन क्या कहलाएगी, जनन मूत्र वाहिनी कहलाती है। अब हम आ जाते हैं मादा जनन तंत्र पे। तो मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं, लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है, जैसे हमने नर जनन तंत्र में देखा था, यहाँ पे नहीं है, ये दोनों ही अलग है। एक जोड़ी अंड वाहिनियां अवस्कर में अलग अलग खुलती हैं। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। कितने, 2500 से 3000 अंडे। इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है, ठीक है, आंतरिक निषेचन नहीं होता है। भ्रूण परिवर्तन लार्वा के माध्यम से होता है, जिसे टेडपोल लार्वा कहते हैं, ठीक है, लार्वा के माध्यम से होता है। बाह्य निषेचन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मेढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है, यह कीटों को खाता है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लीजिए, मेढक किस तरह से हमारे इकोसिस्टम में हेल्प करता है। ये फसलों की रक्षा करता है क्योंकि कीटों को खाता है, वातावरण का संतुलन बनाए रखता है क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की कड़ी है। कुछ देशों में मांसल पाद वाले, यानी जो मांसल होते हैं, इनकी जो पीछे वाली जो पैर है वो कैसा होता है, मांसल होता है, इसलिए उसे मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो खाते हैं वहाँ पे जो नॉन वेजिटेरियन जगह होती हैं, जैसे समुद्र के पास वाले इलाके जहाँ पे फसल ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ पर इसे भोजन के रूप में भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हमने राना टिग्रिना यानी मेढक के बारे में पढ़ा है। और जनन तंत्र में आपको इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 2500 से 3000 अंडे देती है परिपक्व मादा, और
अंडा से अंडवाहिनियां और मूत्रवाहिनियां दोनों अलग अलग होती हैं मादा में, जबकि नर में क्या होता है, एक ही कॉमन मूत्र जनन वाहिनी होती है जिसमें शुक्राणु होके आते हैं। जनन के समय ये शुक्राणु वाहिनी की तरह काम करती है, और जब जनन नहीं हो रहा होता है तो ये यूरिन को लेके जाने का काम करती है बच्चों। ठीक है, एम्फीबियंस है आपके एक्सटर्नल, यानी कि पानी में ही जनन होगा और जल और थल दोनों स्थानों पर रहता है। दिस विल बी ऑल अबाउट मेढक। मेढक के लिए की बेसिक चीजें यहीं पे हैं, बाकी बहुत सारे टॉपिक और भी हैं इसमें अंदर पढ़ना चाहें, बाकी एनाटॉमी वाला पार्ट है वो अपन से ही मैच करता है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। थैंक्स।